चलेगा, सुनेगा। हाँ जी, चलो रे, ध्यान दो सारे के सारे। गुड इवनिंग सभी को। एक बार स्टार्ट करते हैं जहां तक हो गया उसके आगे से। तो मुझे बताओगे आप लोग कहां तक हो गया था। राखी से पहले अपनी क्लास हुई थी तो कहां तक हो गया था, एक बार रिप्लाई करके बता दो ना। एक बार आप लोग रिप्लाई करके बता दीजिएगा कि यहां तक हो गया था। उसके आगे से अपन स्टार्ट करेंगे। भाई कोई क्वेश्चन चल रहा था तो हो गया था ना वो पूरा, या कोई डेरिवेशन चल रहा था वो पूरा हो गया था, ये देखना है। ठीक है, चलो रे, बताइएगा ना। गुड इवनिंग सभी को, फटाफट रिप्लाई कर दो ना। ठीक है, हो गया था। चलो चलो चलो, क्लास कंटिन्यू ही है, और वो तो राखी के कारण छुट्टियां थी और क्या। ठीक है, मुझे मिल गया कहां तक हो गया था। ओके ओके, बिल्कुल है ना, नई हेडिंग आएगी आज, है ना, देखेगा सुने। ध्यान दो रे अब सारे के सारे बोर्ड पे। चलो, नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा संकारक। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा संकारक। 1 तारीख से स्टार्ट होगी भाई मॉर्निंग के अंदर, है ना। 9 बजे वाला जो टाइम है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा मॉर्निंग के अंदर, बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, दूसरा, कल कल और क्लास यहाँ जूम पे चलेगी, फिर इसके बाद में क्लास चलेगी एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। कल कल और क्लास जूम पे चलेगी, इसके बाद में क्लास चलेगी अपनी कोचिंग की एप्लीकेशन के ऊपर। अब की बार जूम के थ्रू क्लास नहीं चलेगी ऐप पे, अब की बार नए प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐप पे क्या चलेगी, क्लास चलेगी। इसलिए थोड़ा देरी हो रही है ना क्लास को ऐप पे शिफ्ट करने के अंदर, है ना। इसलिए मैं थोड़ा लेट हो रहा था क्लास को ऐप पे शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखो ना। कल कल और चलेगी, मतलब ये मान लो कल कल और अपनी क्लास आपको यूट्यूब पे और मिल जाएगी। इसके बाद में फिर आपको क्लास यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगी। फिर मैं कोई क्लास नहीं डालूंगा, किसी प्रकार का कोई डेमो नहीं रहेगा, फिर खत्म है सब कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा सारे के सारे संकारक। अब ध्यान दो ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझने का पार्ट है, ठीक है ना। क्योंकि यहीं से आगे की क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, डिसाइड होती है कि हम कितना बेटर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहीं से स्टार्टअप मिलता है उस चीज का ना। देखो, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में है एक फलन साई, ठीक है। अब ध्यान दो, मैसेज मत करो, है ना। इस फलन पर अपन ने कोई संक्रिया लगाई, ये लगाई मैंने संक्रिया एक कैप। मैंने क्या लगाई है, एक संक्रिया लगाई है एक कैप। और मान लो इस फलन का मान चेंज हो गया, इस फलन का मान हो गया फाइव। पहले क्या था, साई था। उस फंक्शन पे अपन ने क्या लगाई, कोई संक्रिया लगाई। तो इस संक्रिया के कारण इस फलन का मान क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले साई था, बाद में क्या हो गया, फाइव हो गया। तो ये जो लगाई गई संक्रिया है, इस संक्रिया को क्या कहते हैं अपन, संकारक कहते हैं। इस संक्रिया को क्या कहते हैं अपन, संकारक कहते हैं। ये मेरे पास में एक फलन है, और इस फलन पर जब मैंने ये संक्रिया लगाई तो मुझे क्या मिला, कोई अन्य फलन मिला। तो ये मिला मुझे कोई अन्य फलन या दूसरा फलन। तो मैं लिख देता हूं, ये मिला है अपन को अन्य फलन। तो संकारक क्या होता है, एक ऐसी क्रिया होती है जो फलन के मान को परिवर्तित कर दे, उसे ही क्या कहते हैं, संकारक कहते हैं। तो एक ऐसी क्रिया, देखते जाओ ना, एक ऐसी क्रिया जो फलन के मान को परिवर्तित कर दे,
फलन के मान को परिवर्तित कर दे उसे संकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? संकारक कहते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान देना सारे के सारे, जैसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि फलन के मान को परिवर्तित ही करे ना। ठीक है, कई सिचुएशन के अंदर फलन का मान सेम भी रह जाता है। बताइए कैसे ना। देखो, मान लो आपके पास में कोई फंक्शन है साइन एक्स। क्या है? कोई फलन है मेरे पास में साइन एक्स। इस पर मैंने एक संक्रिया लगाई, वो है डी अपॉन डी एक्स की। तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस एक्स मिलेगा। तो ये मेरे पास में एक फलन हो गया। इस पर मैंने कोई संक्रिया लगाई तो मुझे क्या मिल गया? अन्य फलन मिल गया। तो ये तो है यहाँ पे क्या? एक कैप। ये है यहाँ पे क्या? साइन। और ये है यहाँ पे क्या? फाई। तो ये जो हमने संक्रिया लगाई है, जिस संक्रिया के कारण फलन का मान चेंज हो गया, इस लगाई गई संक्रिया को ही क्या कहते हैं? अपन संकारक कहते हैं। तो यहाँ d अपॉन डी एक्स क्या है? अवकलन संकारक है। ठीक है, तो यहां अपन लिखेंगे, यहां d अपॉन डी एक्स अवकलन संकारक। कैसा संकारक है? अवकलन संकारक। ठीक है, आगे ध्यान दो ना। इसके बाद में एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। देखो, जैसे मान लो मेरे पास में है एक्स स्क्वायर, इसका मैंने समाकलन कर दिया। ठीक है, तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और एक समाकलन नियतांक क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये क्या है? मेरे पास में एक फलन है और इस फलन पर मैंने क्या लगाया है? एक समाकलन संकारक लगाया है, जिसके कारण मुझे कोई अन्य फलन क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। तो आप लिख सकते हो यहां इंटीग्रेशन डी एक्स क्या है? समाकलन संकारक। कैसा संकारक है? समाकलन संकारक है। तो संकारक क्या होता है? एक ऐसी क्रिया होती है जो फलन के मान को परिवर्तित कर देती है। उस क्रिया को भी क्या कहते हैं? अपन संकारक कहते हैं। ठीक है, चलो फटाफट उतारो, फटाफट उतारना, बिना समय गवाए उतार दो। फीस 1500 है, सबको पता है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है ना। हर ईयर की फीस 1500। ठीक है, इस बार मेहनत काफी ज्यादा लगेगी मुझे पता है, क्योंकि मुझे कम से कम 5-5, 6 राइटर की बुक्स देखनी पड़ रही है रोज। नहीं तो मैं पहले कभी बुक्स देखता ही नहीं था जल्दी से, है ना। अब मुझे हर राइटर की बुक्स को देखना पड़ रहा है कि किस राइटर की बुक्स के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं है। ठीक है ना, कि वहीं से क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि इस बार जो पेपर आए हैं वो आप लोग सब जानते हो किस तरीके के पेपर आए हैं। आपको ढूंढने से भी आंसर नहीं मिलेंगे बुक के अंदर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट राइटर की बुक्स के अंदर से क्वेश्चन लगाए गए थे अब की बार। तो इस वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा पढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा बुक्स देखनी पड़ती है। ठीक, उतारिएगा ना। और हाँ, मैंने बोला है सेकेंड ईयर पढ़ते रहो। ठीक है ना, फिजिक्स में चारों यूनिट ही पढ़ के जानी है। ठीक है, जब जाके मजेदारी वाली बात रहेगी पेपर करने के अंदर, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या पता पेपर से थर्ड ईयर का जैसा बना है वैसा ही बन जाए। ठीक है ना, इसलिए आप लोग बिल्कुल सटीक चारों यूनिट पढ़ के जाए। नहीं, अब की बार मैं सब कुछ देखता हूँ चल रहा हूँ। ठीक है ना, चाहे 100 पेज एक्स्ट्रा बढ़ जाए एक एक पेपर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। देखो राजस्थान में तो जितने राइटर की किताब चलती है, सीबीएच चलती है, जेपीएच चलती है, आरबीडी चलती है, विज्ञान तकनीकी प्रकाशन की चलती है, नीलकंठ पब्लिकेशन की चलती है, सत्य प्रकाशन की चलती है, ये सारे राइटर की बुक्स मेरे पास नहीं आते हैं। ठीक है, एक दो यूपी के राइटर की बुक्स भी है मेरे पास में, जो यूपी में चलती है ना, आगरा के अंदर चलती है कृष्णा पब्लिकेशन, वो वाली किताब भी है मेरे पास। ठीक है, इन सारी किताबों को मैं देख रहा हूँ एक एक किताब, हर टॉपिक पढ़ाने से पहले। ठीक है, चलो लिख लिया ये आप लोगों ने, इसे उतारो, कंप्लीट करो। चल, हाँ जी, हो गया ये। अब सुनो, ध्यान देना सारे के सारे, देखिएगा। जैसे मेरे पास में है एक भौतिक राशि ए, सुनना, एक भौतिक राशि है मेरे पास में ए। ठीक है, अब इस भौतिक राशि के ऊपर क्या करते हैं अपन, एक चिन्ह लगाते हैं कैप का। क्या लगाते हैं अपन, एक चिन्ह लगाते हैं, किसका, कैप का, टोपी का। किसका चिन्ह लगाते हैं, टोपी का। तब जाके अपन इसे क्या कहते हैं, संकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संकारक कहते हैं। अब ए भौतिक राशि का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो स्थिति, इसके ऊपर कैप लगा दिया तो ये हो गया स्थिति का संकारक। जैसे ये है संवेग एक्स दिशा में, इसके ऊपर कैप लगा दिया तो ये हो गया संवेग संकारक। जैसे ये है ऊर्जा, ऊर्जा के ऊपर मैंने कैप लगा दिया तो ये हो गया ऊर्जा संकारक। जैसे हो गया अपने पास में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के ऊपर कैप लगा दिया तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा का संकारक। यानी किसी भी भौतिक राशि के ऊपर जब अपन एक टोपी लगा देंगे, कैप लगा देंगे, तो वो किस बात को इंडिकेट करती है, संकारक को इंडिकेट करती है। दूसरी बात और सुनो, यहां पे कैप का एकांक सदिश से कोई लेना देना नहीं है। एकांक सदिश से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आई कैप होता है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स दिशा, वाई दिशा, जेड दिशा के अंदर एकांक सदिश है ये। यहाँ कैप का आई कैप, जे कैप, के कैप से किसी प्रकार का मतलब, यहाँ जो कैप लगा हुआ है इसका एकांक सदिश से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये किसी प्रकार के डायरेक्शन को यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा। आप एक्स कैप बराबर एक्स लिख सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, पी एक्स कैप बराबर पी एक्स लिख सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ई कैप बराबर ई लिख सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। क्योंकि कैप सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि ये भौतिक राशि क्या है, एक संकारक है। क्या है ये, भौतिक राशि के ऊपर कैप लगने का मतलब क्या हो गया, ये किसी ऑपरेटर को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑपरेटर को इंडिकेट कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी जानकारी और सुनना सारे के सारे, ये जो संकारक होता है ना, जब भी किसी फलन पर लगता है तो ये हमेशा फलन के बाईं तरफ से काम करता है। फलन के हमेशा बाईं ओर पर ही संकारक लगता है। संकारक हमेशा जब भी लगेगा फलन के बाईं तरफ लगेगा, या फिर ऐसे कह सकता हूं, कोई भी फलन संकारक के हमेशा कौन सी तरफ रहेगा, दाईं तरफ रहेगा। जैसे मेरे पास में दो फंक्शन हैं साई1 और साई2। अब मैंने यहाँ पे संकारक लगा दिया एक कैप, तो ये संकारक जो लगा है ना वो किस पे लगा है, साई2 पे लगा है। किस पे लगा है, साई2 पे लगा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साई1 एक कैप साई2। ये संकारक किस पर ऑपरेट हुआ है, ये ऑपरेटर किस पर ऑपरेट हुआ है, फलन साई2 पर ऑपरेट हुआ है, ना कि साई1 पर। ये हमेशा किस तरफ से लगाया जाता है, बाईं तरफ से लगाया जाता है। या फिर बोल दो कि फलन इस संकारक के कौन सी तरफ होता है, हमेशा दाईं तरफ होता है। कौन सी तरफ होता है, दाईं तरफ। यानी संकारक फलन के सदैव बाईं तरफ रहेगा।
या फिर फलन संकारक के सदैव कौन सी तरफ रहेगा, दाईं तरफ रहेगा। ठीक है, जैसे अपन ने बता दिया a कैप इधर है, साई 1 इधर है, साई 2, तो ये a कैप कहां पे काम करेगा, संकारक इस फलन के बाईं तरफ से ही क्या करेगा, काम करेगा। यानी ये किस पर ऑपरेट है, केवल साई 2 पर ऑपरेट है, साई 1 पर ऑपरेट नहीं है। ये दोनों बातें आप लोगों के समझ में आ गई, एक बार रिप्लाई करके बता दो कि ये बात आप लोगों के दिमाग में आ गई समझ में, तो रिप्लाई करके बता दो। नहीं आई ऐसे, क्या नहीं आई, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, बस पढ़ते रहो, यही नोटिफिकेशन है। वापस बताता हूं, किसी भौतिक राशि के ऊपर कैप लगा हुआ है तो ये किसको इंडिकेट करता है, संकारक को इंडिकेट करता है। एकांक सदिश से इसका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे भौतिक राशि है x, इसके ऊपर संकारक लग गया तो ये स्थिति का संकारक है। जैसे भौतिक राशि है px, इस पर संकारक लग गया, कैप लग गया, तो ये संवेग संकारक है। जैसे भौतिक राशि है ऊर्जा, इस पर संकारक लग गया तो ये क्या हो गया, ऊर्जा का संकारक हो गया, यानी कैप लग गया तो ये ऊर्जा का संकारक हो गया। इसका एकांक सदिश से कोई लेना देना नहीं है। संकारक सदैव फलन के बाईं तरफ से काम करता है, दाईं तरफ से काम नहीं करता। ठीक है, जैसे ये लिखा है साई 1 a कैप साई 2, तो इसका मतलब संकारक साई 2 पर ऑपरेट है, साई 1 पर ऑपरेट नहीं है। ठीक है, अब भी समझ में नहीं आया तो 2 दिन बाद परसों जब क्लास एप्लीकेशन पे चलेगी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो, है ना। चलो, तो आप लोग नोट पॉइंट लगाओ ना, नोट पॉइंट के अंदर लिखवा देता हूँ ये दोनों जानकारी में, नोट पॉइंट लगाओ, लिखो पहले नोट पॉइंट के अंदर, है ना। पहले नोट पॉइंट के अंदर लिखना, लिखवा देता हूं मैं। फर्स्ट नोट पॉइंट के अंदर लिखो, किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को निर्धारित करने वाले संकारक को, किसी भौतिक राशि को निर्धारित करने वाले संकारक को, निर्धारित करने वाले संकारक को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त अक्षर पर, प्रयुक्त अक्षर पर एक टोपी का चिन्ह लगाते हैं। प्रयुक्त अक्षर पर एक टोपी का चिन्ह लगाते हैं। प्रयुक्त अक्षर पर एक टोपी का चिन्ह लगाते हैं, जैसे एक कैप, जैसे एक कैप, जैसे एक कैप, जैसे एक कैप। दूसरा लिखूं, संकारक हमेशा, संकारक हमेशा अपने दाईं तरफ के फलन पर ही, संकारक हमेशा अपने दाईं तरफ के फलन पर ही संक्रिया करता है, संक्रिया करता है। संकारक हमेशा अपने दाईं तरफ के फलन पर ही संक्रिया करता है,
साई1 ए कैप साई2 में संकारक ए कैप फलन साई2 पर संक्रिया करेगा, साई1 पर नहीं, अर्थात साई1 ए कैप साई2 ये किस पे ऑपरेट होगा, केवल साई2 पे ऑपरेट होगा, साई1 पर ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, लिख लिया। हो गया यहां तक? चलो अब लगाओ हेडिंग, क्वांटम यांत्रिकी में विभिन्न प्रकार के संकारक। क्वांटम यांत्रिकी में विभिन्न प्रकार के संकारक, हेडिंग लगाना, क्वांटम यांत्रिकी में विभिन्न प्रकार के संकारक। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी के अंदर विभिन्न प्रकार के संकारक। पहला लगाओ रेखिक संकारक, पहले पूरा समझेंगे फिर इसके बाद में अपन इसे लिखवाएंगे आराम से। लीनियर ऑपरेटर यानी रेखिक संकारक, हेडिंग लगा लो, क्वांटम यांत्रिकी में विभिन्न प्रकार के संकारक। पहला लगाओ रेखिक संकारक। चलो अब 2 मिनट शांति से सुनो, ठीक है। देखो रेखिक संकारक क्या होता है, जैसे मेरे पास में दो फलनक हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास में क्या है, दो फलनक हैं उन दो फलनों के योग के लिए तो बंटनता नियम, मेरी बात सुनना, जैसे अपने पास में दो फलनक हैं साई1 और साई2, इन दो फलनों के योग के लिए तो बंटनता नियम बताऊंगा क्या होता है। और जैसे मेरे पास में कोई स्थिरांक है स्मॉल ए, नियत राशि है स्मॉल ए, इसके गुणनफल के लिए साहचर्य नियम की पालना करे तो इस प्रकार के संकारक को अपन रेखिक संकारक कहते हैं। क्या बोल दिया, कुछ पता ही नहीं चला, सुनो देखो। जैसे मान लीजिए मेरे पास में दो फलनक हैं, एक फलनक है साई1 और एक है मेरे पास में साई2, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इनका योग कर देता हूं, दोनों का क्या कर देता हूं, योग कर देता हूं। साई1 और साई2 मेरे पास में दो फलनक हैं, मैंने क्या किया, इन दोनों फलनों का योग किया। योग करने के बाद मैंने क्या किया, इस पर एक संकारक लगा दिया एक कैप, इस पर क्या लगा दिया मैंने, एक संकारक लगा दिया एक कैप। अब क्या करना है अपन को, पहले हमने क्या किया, फलनों को जोड़ा है, और फलनों को जोड़ने के बाद में हमने क्या किया है, संकारक लगाया है। अब क्या करेंगे अपन, पहले संकारक लगाएंगे और फिर फलनों को क्या करेंगे, अपन जोड़ेंगे। पहले संकारक लगा के फलनों को जोड़ने का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास में है फलन साई1, इस पर मैंने क्या लगा दिया, संकारक ए कैप लगा दिया। और फिर है मेरे पास में फलन साई2, इस पर भी क्या लगा दिया मैंने, संकारक क्या लगा दिया, ए कैप लगा दिया। और फिर क्या करूं मैं, इसको जोड़ दूं। अगर ये दोनों मान बराबर आते हैं तो इस कंडीशन के अंदर जो संकारक ए कैप है, इस संकारक को क्या कहते हैं अपन, रेखिक संकारक कहते हैं। और ये वाला नियम कहलाता है बंटनता, ठीक है। मेरी बात सुनना,
दो फलन लिए साई 1 और साई 2, पहले इन फलनों को जोड़ा, फिर क्या किया, इस पर संकारक लगा दिया एक कैप। फिर क्या किया हमने, फलन पर अलग अलग संकारक लगाकर, यानी फलन पर जैसे साई 1 पर एक कैप लगाया, फिर साई 2 पर एक कैप लगाया, और फिर क्या किया, इन्हें जोड़ दिया। इसमें पहले फलनों को जोड़ा है, फिर संकारक लगाया है। इसमें पहले संकारक लगाया है, फिर फलनों को क्या किया है, जोड़ा है। अगर ये दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो लगाया गया संकारक कैसा संकारक कहलाता है, रेखिक संकारक कहलाता है। और इस नियम को अपन क्या कहते हैं, दो फलनों के योग के लिए बंटनता का नियम। क्या कहते हैं, दो फलनों के योग के लिए बंटनता का नियम। दूसरा सुनो, जैसे मेरे पास में कोई फलन है साई, मेरे पास में क्या है, कोई फलन साई है, या साई 1 मान लो, ठीक है। अब इस फलन को मैंने एक स्थिरांक से गुणा किया, वो स्थिरांक क्या है, स्मॉल a है, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, इस पर संकारक लगा दिया एक कैप। अब क्या करता हूं मैं, पहले फलन लेता हूं, फलन पर पहले क्या करता हूं मैं, संकारक लगा देता हूं एक कैप, और फिर क्या करता हूं, इसे स्थिरांक से गुणा करता हूं। यहां पहले फलन को स्थिरांक से गुणा किया, फिर संकारक लगाया। यहां पहले संकारक लगाकर फिर स्थिरांक से क्या किया, गुणा किया। अगर ये दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो ये जो एक कैप है ये क्या कहलाता है, मेरे पास में रेखिक संकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अपने पास में रेखिक संकारक कहलाता है। तो इसे कहते हैं स्थिरांक के फलन का जो गुणनफल है, मतलब स्थिरांक का फलन के साथ जो गुणनफल है उसका साहचर्य नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, साहचर्य नियम कहते हैं। अगर कोई संकारक बंटनता नियम और साहचर्य नियम की पालना करता है, ये जो बता रखे हैं, तो उस संकारक को अपन क्या कहते हैं, रेखिक संकारक कहते हैं। पहले में क्या किया हमने, दो फलनों को जोड़ा, फिर संकारक लगाया। यहां क्या किया हमने, फलन पर संकारक लगाया, फिर फलनों को क्या किया, जोड़ा। तो अगर ये आपस में बराबर आते हैं तो इस लगाए गए संकारक को अपन रेखिक संकारक कहेंगे, नियम को क्या कहेंगे, अपन बंटनता नियम कहेंगे। इसमें क्या किया, फलन को पहले स्थिरांक से गुणा किया, फिर क्या लगाया, अपन ने उस पे संकारक लगाया। इधर क्या किया है हमने, पहले संकारक लगाकर फिर स्थिरांक से गुणा किया है। अगर ये मान आपस में बराबर आता है तो इस संकारक को क्या कहते हैं, अपन रेखिक संकारक कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, अपन साहचर्य नियम कहते हैं। तो ये जो संकारक है एक कैप और एक कैप, यहाँ पे ये कैसे संकारक है, लीनियर ऑपरेटर कहलाते हैं, रेखिक संकारक कहलाते हैं। चलो लिखो इसके अंदर, लिखना सारे के सारे, वह संकारक, वह संकारक जो दो या दो से अधिक फलनों के, जो दो या दो से अधिक फलनों के, दो या दो से अधिक फलनों के योग के लिए, दो या दो से अधिक फलनों के योग के लिए बंटनता नियम, दो या दो से अधिक फलनों के योग के लिए बंटनता नियम और किसी स्थिरांक के साथ गुणनफल, और किसी स्थिरांक के साथ गुणनफल के लिए, के लिए के लिए साहचर्य नियम की पालना करें, के लिए साहचर्य नियम की पालना करें, तो ऐसे संकारक को रेखिक संकारक कहते हैं। तो ऐसे संकारक को रेखिक संकारक कहते हैं।
रेखिक संकारक कहते हैं। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। माना दो फलन साई 1 व साई 2 है। दो फलन साई 1 व साई 2 है तथा स्थिरांक स्मॉल a है। तथा स्थिरांक स्मॉल a है तो संकारक A कैप निम्न गुणधर्मों की पालना करता है। तो संकारक A कैप निम्न गुणधर्मों की पालना करता है। निम्न गुणधर्मों की पालना करता है। इसमें अब पहला पॉइंट लिखो। पहले पॉइंट के अंदर लिखना दो फलनों को जोड़कर। पहला पॉइंट लिखना दो फलनों को जोड़कर संकारक लगाया जाए। दो फलनों को जोड़कर संकारक लगाया जाए या फलनों पर पहले संकारक लगाकर फिर जोड़ा जाए। या फलनों पर पहले संकारक लगाकर फिर जोड़ा जाए यदि दोनों मान समान प्राप्त हों। यदि दोनों मान समान प्राप्त हो तो इस अवस्था में लगाए गए संकारक को रेखिक संकारक कहा जाता है। इस अवस्था में लगाए गए संकारक को रेखिक संकारक कहा जाता है। रेखिक संकारक कहा जाता है। ये उतार लो फर्स्ट। ये उतारना है, ये लिख लो फर्स्ट के लिए। नीचे वाला मत लिखना ना, फर्स्ट लिखना है ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। इधर लिख देना बंटन का नियम, ये लिखो। इसको समीकरण नंबर 1 दे देना। इसको क्या दे देना? समीकरण नंबर 1 दे देना। ठीक है। इस बार लास्ट ईयर के रजिस्टर से काफी डिफरेंट रजिस्टर दिखेगा पूरा का पूरा। ठीक है, पुराने किसी भी रजिस्टर से कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंट रजिस्टर मिलेगा। ठीक है, हमारी 100% कोशिश रहेगी पूरी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर। पहला लिख लिया बंटन का नियम। अब सेकंड पॉइंट लगाओ। अब सेकंड पॉइंट लगाना, फलन को किसी स्थिरांक से गुणा करके फिर संकारक लगाया जाए। फलन को किसी स्थिरांक से गुणा करके फिर संकारक लगाया जाए या पहले संकारक लगाकर फिर स्थिरांक से गुणा किया जाए।
या पहले संकारक लगाकर फिर स्थिरांक से गुणा किया जाए, फिर स्थिरांक से गुणा किया जाए यदि दोनों ही मान समान प्राप्त हो, यदि दोनों ही मान समान प्राप्त हो तो इस अवस्था में संकारक को, तो इस अवस्था में संकारक को रेखिक संकारक कहा जाता है। तो इस अवस्था में संकारक को रेखिक संकारक कहा जाता है। ये उतार लो, अगला सेकंड उतार लीजिएगा। इस अवस्था में संकारक को रेखिक संकारक कहा जाता है। हो गया? हाँ जी, अब सुनो, देखना सारे के सारे। अब क्या करेंगे अपन, ये जो समीकरण 1 व 2 है ना, समीकरण 1 व 2 को एक साथ रेखिक संकारक प्रतिबंध के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो क्या मतलब है, मैं समझाता हूं इस लाइन का। मैं 1 और 2 को कंबाइंड करना चाहता हूं। कंबाइंड कैसे, देखो सुनो, यहां पे क्या है, फलन है, फलन का फिर योग कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस बेचारे के अंदर क्या है, केवल फलन के साथ में क्या है, एक स्थिरांक है। मैं चाहता हूं एक ऐसा रिजल्ट बनाना जिस रिजल्ट के अंदर क्या हो, दोनों के दोनों आ जाए, जिस रिजल्ट के अंदर दोनों के दोनों आ जाए। कैसे, देखो जैसे मैंने फलन लिया साई 1 और साई 2, तो मैं फलन ले लेता हूं साई 1 और साई 2 वापस, ठीक है। अगर मैं इनका योग करके संकारक लगाऊंगा तो केवल बंटनता वाला नियम आएगा। केवल कौन सा नियम बनता है, बंटनता वाला नियम। मैं चाहता हूं बंटनता और साहचर्यता एक ही रिजल्ट के अंदर दिखाई दे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो फलन के साथ कोई स्थिरांक से भी गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने इसको स्थिरांक a से गुणा कर दिया, इसको क्या कर दिया, b से गुणा किया। अब देखो, जब फलन का स्थिरांक से गुणा होता है तो कहीं ना कहीं साहचर्य नियम बन सकता है। जब फलन का स्थिरांक से गुणा होता है तो साहचर्य नियम बनता है। और जब फलन का ही हम योग करते हैं तो कौन सा नियम बनता है, बंटनता नियम बनता है। तो यहाँ पे फलन का अपन ने स्थिरांक से गुणा किया तो साहचर्यता वाली प्रॉपर्टी बनती है। और जब मैं आपस में इसका योग कर दूंगा तो कहीं ना कहीं बंटनता भी दिख रही है और कहीं ना कहीं साहचर्यता भी दिख रही है। साहचर्य तो देखो फलन का किससे गुणा हो गया, स्थिरांक से गुणा हो गया, ठीक है। और बंटनता का मतलब क्या हो गया, दो फलनों का योग भी हो गया, ठीक है। इस पर लगा दो आप क्या, एक कैप। अब एक कैप लगाएंगे तो सुनो ये कैसे ओपन होगा, देखो इस एक कैप को अपन इस पे ऑपरेट करेंगे तो ये एक कैप, फिर आएगा मेरे पास में a साई 1, फिर प्लस एक कैप, और ये आएगा मेरे पास में b साई 2। अब इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, स्थिरांक बाहर आ जाता है। अगर इस प्रॉपर्टी के अनुसार स्थिरांक बाहर आ जाता है तो देखो स्थिरांक a को बाहर कर लो, फिर लिखो एक कैप और क्या साई 1, फिर इधर लिखो b और फिर क्या आएगा एक कैप साई 2। ये किसके बराबर है मेरे पास में, एक कैप a साई 1 प्लस b साई 2। तो ये 1 और 2 को कंबाइन करके लिखा तो ये रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल गया। क्या मिल गया, ये वाला रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसे उतार लो, इसे उतार लो।
देखो, जो रेगुलर क्लास नहीं लेते, बीच में भाग जाते हैं, इन सब की नैया डूबने वाली है, देख लेना चाहिए। इन सब की नैया डूब जाएगी, अच्छी खासी डूब जाएगी, ध्यान रखना फिजिक्स के अंदर। और ये अपनी नैया खुद डुबोएंगे। और फिर खुद डुबोएंगे तो खुद ही जिम्मेदार होंगे इस चीज के। ठीक है, अभी तुम्हारी सेकेंड ईयर की एग्जाम लगेगी ना, जब पता चलेगा किस तरीके से एग्जाम, क्योंकि तुमने फर्स्ट, सबसे बड़ी गलती ये थी ना, फर्स्ट ईयर में तुमने एग्जाम नहीं दी फिजिक्स। अगर वहां एग्जाम हो जाती तो इतनी दिक्कत आती ही नहीं, पता रहता तुम्हें कैसा पेपर आता है, कैसा पैटर्न आता है। चलो इसे कंप्लीट करो। हो गया। चलो चलो, हेडिंग लगाइएगा, रेखिक संकारक के गुणधर्म। इसी के अंदर रेखिक संकारक चल रहा है पहला, इसी के अंदर है रेखिक संकारक के गुणधर्म। रेखिक संकारक के गुणधर्म, चलो देखो रहे ना, रेखिक संकारक के पहला देखो, देखो जो रेखिक संकारक होते हैं ना, वो योग के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं। मेरी बात सुनना, रेखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं। अब मान लो किसी के पास में जेपीएच वाली किताब पढ़ के गया इस किताब से, और क्वेश्चन ऐसे आ गया, सिद्ध करो रेखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है। साफ, क्योंकि है ही नहीं प्रूफ इस बुक के अंदर इस चीज का, इस बुक के अंदर इस चीज का प्रूफ है ही नहीं। और वो क्वेश्चन दे सकता है, सिद्ध करो रेखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है, ठीक है, फिर प्रूफ कहां से करोगे? तो इसलिए थोड़ा ढंग से पढ़ो, है ना। देखो ध्यान देना, पहली प्रॉपर्टी है रेखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमय एवं साहचर्य नियम की, साहचर्य नियम की पालना करता। ठीक है, क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, जैसे दो संकारक है, एक है ए कैप, एक है बी कैप, तो ए कैप प्लस बी कैप बराबर किसके होगा? बी कैप प्लस ए कैप के। इसे कहते हैं अपन क्रम विनिमय। और ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप, पहले बी कैप और सी कैप को जोड़ा, फिर ए कैप को जोड़ा है, तो ये किसके बराबर होता है?
ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप, ठीक है ना, ये होता है साहचर्य। साहचर्य एक बार लिखो ये पहला गुणधर्म है, फिर प्रूफ करते हैं क्वेश्चन लगवा के कि सिद्ध करो कि रेखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है ना। क्वेश्चन लगवा के करवाएंगे। हाँ जी, लिख लिया। ठीक है, चलो इसी में क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं पहली प्रॉपर्टी के अंदर की। सिद्ध करो कि रेखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना पालना ठीक है, देखते लो। माना दो संकारक ए कैप व बी कैप तथा फलन साई। मेरे पास क्या है, दो संकारक है और एक फलन है, तो ये रहा मेरा फलन साई। अब इस पर लगाया मैंने संकारक ए कैप और वापस लिया मैंने फलन साई, इस पर संकारक लगाया मैंने बी कैप। अब मान लो जब मैं फलन ए कैप लगाता हूं, सॉरी, जब मैं फलन साई पर संकारक ए कैप लगाता हूं तो मान लो फलन मिलता है मुझे φ1, और जब मैं साई पर संकारक चेंज कर देता हूं, दूसरा लगाता हूं बी कैप, तो फलन मिलता है मान लो मुझे क्या, φ2। क्या मिलता है, φ2। सर सेम मिलना चाहिए, सेम क्यों मिलेगा, संकारक अलग अलग है। मान लो जैसे है मेरे पास में sin x गए, अब इस पर मान लो एक संकारक है d/dx, तो ये क्या देगा, cos x देगा। और मान लो इस पर संकारक लगाया है d2/dx², तो ये क्या देगा, माइनस का sin x देगा। तो कहने का मतलब तो ये हो गया ना, संकारक यदि अलग अलग होगा सेम फलन पर, तो दूसरा फलन भी क्या आएगा, अलग अलग ही आएगा, सेम तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो सेम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, अलग अलग लिया है, φ1 और φ2। सेम e की पावर x वाले केस के अंदर आ सकता है, ठीक है। इसको देंगे समीकरण नंबर 1, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं अपन, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, और जब 1 और 2 को जोड़ा जाएगा तो देखो, ए कैप साई इक्वल टू बी कैप साई, फिर यह आएगा φ1 प्लस φ2, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां से साई कॉमन निकाल लेता हूं, इसको मैं φ2 प्लस φ1 लिख देता हूं, फलन ही तो है, ठीक है ना। तो मैंने इसको φ1 प्लस φ2 की जगह क्या लिख दिया, φ2 प्लस φ1 लिख दिया, इसको दे दिया 3। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, 1 व 2 से मान रखने पर, जैसे ही 1 और 2 से मान रखा जाएगा तो यह आएगा ए कैप प्लस बी कैप साई इक्वल टू, यह आएगा मेरे पास में
बी कैप साई प्लस ए कैप साई, कॉमन निकाल लो इसके अंदर से, ए कैप प्लस बी कैप, इधर आएगा बी कैप प्लस ए कैप साई, दोनों तरफ से साई को हटा दो तो ये आएगा ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू क्या आएगा, बी कैप प्लस। तो ये हो गया क्रम विनिमयता नियम की पालना। उदाहरण लो, और देखो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान लगा लो सटीक, सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर की क्लास लिया करो, है ना, क्योंकि जब तक तुम्हारी परीक्षा होगी, जब तक तो किताब खत्म होने पे आ जाएगी पहले, कब परीक्षा होगी कब रिजल्ट आएगा, अगर उसका वेट करोगे तो थर्ड ईयर के अंदर फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसलिए पढ़ना भी पड़ेगा थर्ड ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी। करो इसे, हो गया। हाँ, नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर की एग्जाम मार्च में ही होगी, इस भरोसे मत रहना कि इस बार इतनी लेट हुई तो अगले साल भी लेट होंगी, ठीक है, इस भरोसे बिल्कुल मत रहना ना। यूनिवर्सिटी कह देती है क्या नाम से कि हम पेपर इजी बनाएंगे, लेकिन थर्ड ईयर के पेपर देख लो, भरोसा करना गलत है। देखो इस भरोसे मत रहना कोरोना रिटर्न हो रहा है एग्जाम नहीं लगेगी, ठीक है ना, इस भरोसे इस गलत फहमी के अंदर बिल्कुल भी मत रहना, ठीक है। जब सर पे टाइम टेबल आ जाएगा ना तो फिर कहने वाले है ना सब पीछे हट जाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल आप पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है, नुकसान में रह जाओगे, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री मैथ के अंदर तो आप सोल्ड पेपर ही पढ़ जाओगे ना 5 साल के, तो उसी के अंदर से सब कुछ हो जाता है। फिजिक्स के अंदर तो सोल्ड पेपर पूरा उठा के चेक कर लेना, क्वेश्चन मिलते ही नहीं उसके अंदर से, ठीक है, फिर नैया डूबते टाइम नहीं लगेगी फिजिक्स के अंदर, इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए सटीक पढ़ाई करो, ठीक है ना, एग्जाम होगी, क्यों नहीं होगी, खुद सोचो यार, फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए, सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए, ईयर के बेस पर रिजल्ट बन जाएगा क्या। और ये सोचोगे कोरोना आएगा फिर नहीं होगी एग्जाम, ठीक है, तो ये तुम्हारे साथ एक वो है, ठीक है ना, ठीक है, फिर क्या बीएससी करी है तुमने, 2 साल प्रमोट हो गए है ना, ठीक है, ऐसे बीएससी करने का मतलब ही क्या है, जिसके अंदर हम पढ़कर ही नहीं गए, हमारी एग्जाम ही नहीं लगी, ऐसी बीएससी तो बेकार की डिग्री है, कोई मतलब ही नहीं है। ये मान लो तुमने तुम्हारी जिंदगी के 3 साल बिगाड़ दिए, कैरियर के तुमने 3 साल बिगाड़ दिए, ये मान लेना फिर तुम, अगर तुम यहाँ नहीं पढ़े तो फिर ये मान लो कि 3 साल बिगड़ गए हमारे तो कैरियर के। परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है, हाँ जैसी भी एग्जाम होती है, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है एग्जाम नहीं लगी तो, देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एग्जाम नहीं लगी तो वो सब गवर्नमेंट की गलती है, ठीक है ना, वो चाहती तो हर तरीके से एग्जाम करवा सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी कैसी मंशा है क्या है सब, चलो जैसा भी है,
गवर्नमेंट इलेक्शन करवा सकती है लेकिन एग्जाम नहीं करवा सकती क्या? ये सबसे बड़ा पागलपन है। लेकिन क्या कर सकते हैं अपन? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर एग्जाम नहीं भी होती, तुम्हारे 1 साल के अंदर मान लो पेपर ऐसे आ गए कि तुम्हारी 50% बड़ी, तो फिर तुम्हारी बीएससी का की 50% की बीएससी रह जाएगी। कितने परसेंट की बीएससी रह जाएगी? 50%। मान लो किसी की फर्स्ट ईयर में कम बनी तो वो सेकंड ईयर में मेहनत करके क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। ठीक है, अब 1 ईयर की परसेंटेज से तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, कोई काम की नहीं हो मार्कशीट, रद्दड़ मार्कशीट है, फेंकने लायक। हो गया, चलो। देखो किसी ने कहा है रिवीजन क्लास की, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने यूट्यूब पे इलेक्ट्रॉनिक्स की 37 क्लास डाल रखी है, जिसके अंदर यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा, जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वहां से कवर करोगे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 आसान है, पढ़ सकते हो। जहां मुझे लगेगा कोई डेरिवेशन तो मैं उसको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है ना, एग्जाम का कुछ आने दो, मैं उसको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है ना, या उस डेरिवेशन का कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर वो आप लोगों को मैं डाल दूंगा। ठीक, चलो। अभी हमारा कुछ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर रह गया था, 1 मिनट के अंदर कोई थोड़ा सा पार्ट रह रहा है, उसकी भी अभी 2-3 दिन के अंदर मैं क्लास रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, और एप्लीकेशन पे वापस अपन जो क्लासें बंद कर रखी थी, मैंने रोक दी थी, वो वापस अपन चालू कर देंगे। तो वापस जिसको पढ़नी हो वहां से वो कवर कर सकता है। ठीक है ना, चलो। तो आज के लिए इतना ही। कल करेंगे रेखिक संकारक का दूसरा गुणधर्म, कि ये गुणन के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करता, केवल योग के लिए करता है, गुणन के लिए नहीं करता। तो इस बात को प्रूफ करेंगे कि कैसे नहीं करता ये गुणन के लिए। फिर आगे और नेक्स्ट ऑपरेटर वगैरह अपन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना।